नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, नेपाल में भयंकर बाढ़ और तबाही आ चुकी है। नेपाल में इस तबाही से 2000 से ज़्यादा लोग लापता हैं। 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है अभी तक। इस 200-250 से के आसपास में भारतीय भी इसमें लापता हैं, भारतीय हैं, और इसके अलावा 300 से ज़्यादा विदेशी हैं अन्य देशों के, वो सब भी अभी लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल में इस आई तबाही का इफेक्ट भारत के यूपी और बिहार में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहीं से नेपाल से ही नदियाँ बह करके आती हैं यूपी बिहार में, ठीक है, होते हुए जाती हैं, आगे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इसलिए उसका फ्लड जो है यहाँ पर आ जा सकता है। यूपी और बिहार को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एक एक डिटेल जानेंगे, कैसे आई बाढ़, कहाँ से शुरुआत हुई, कारण क्या था, पूरा डिटेल में जानेंगे। और साथ ही साथ ये कितना इफेक्टिव हो सकता है, कैसे किन किन जिलों में हाई अलर्ट पर रहना है, यूपी में और बिहार में, वो सब पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आप ये आर्टिकल देख सकते हो, कहीं कहीं पर 1000 से ज़्यादा लापता, 1500 से ज़्यादा लापता, और अभी तत्कालीन अपडेट ये है कि 2000 से ज़्यादा लापता बताए जा रहे हैं। आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, ये जो बाढ़ है ना, इसके साथ में ये गाद आ रही है। गाद जो आ रहे, जो फ्लड में आते हैं ना, कचड़े कूड़े ये सब और मिट्टी के, मतलब दलदली मिट्टी, ये सब बहते हुए आती है, तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। देखिए, एक होता है पानी की बाढ़ आना, जैसे अमूमन आप देखते हो कि इलाहाबाद में है कि गंगा जी का पानी ऊपर आया तो फिर सलोरी और इधर गोविंदपुर साइड में थोड़ा भरने लगता है पानी, है ना, तो वो पानी वाली बाढ़ होती है। उससे उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन नदी का किनारे इलाका है, उसमें पानी जलस्तर बढ़ता है, तो रहन सहन थोड़ा सा अगर इवैक्यूएट हुए जाओ कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये जो आती है ना, जो ये फ्लड आती है ना गाद के साथ, ये आती है तो ये तबाही मचाते हुए जाती है, क्योंकि इसमें प्रेशर होता है, फोर्स होता है, और इसके सामने अगर कोई घर आया, कोई ब्रिज आया, कोई पुल आया, वो सब तोड़ते जाता है। और उसके बाद तो जब फ्लड खत्म हो जाता है तब इसको हटाने में भी सबसे बड़ी दिक्कत आती है। कुछ इस प्रकार से ये तबाही का मंजर आप देख सकते हो, कैसे घाटियों के माध्यम से ये बाढ़ बढ़ती आ रही थी। आप समझो कि इसके बीच में जो आएगा क्या हाल हुआ होगा इन सब का। ये सब घर वगैरह में, इसमें हज़ारों लोग थे, और ये सब अभी लापता बताए जा रहे हैं, क्योंकि अभी इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू होना है। और भारत भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहा है। पीएम मोदी का भी ट्वीट आया है, भारत ने कहा है कि हम हर संभव मदद के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, और नेपाल के पीएम से भी बातचीत भी की है भारत के पीएम ने। भारत ने नेपाल के और तिब्बत के बॉर्डर पर बुधवार के सुबह में अचानक से ये बाढ़ आई है, और ये तबाही मची है नेपाल के रसुआ जिले में। भोटेकोसी नदी में अचानक से पानी का स्तर तेजी से बढ़ता गया। मैं पूरा आपको प्रोसेस बताता हूँ कि क्या हुआ था। एक्चुअली में क्या हुआ ना, कि नेपाल आप जानते हो भारत के ऊपर ही है, जस्ट नेपाल है, और यहीं पर बॉर्डर एरिया पर, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर एरिया पर रसुआ नाम का एक जिला है। यहाँ पर भटकोसी नदी आती है, ठीक है, और वो तिब्बत से होकर के आती है। तो एक ग्लेशियर टूटा, बड़ा सा ग्लेशियर था, जो तिब्बत में लेहने नदी है, जो आकर त्रिशूली नदी नेपाल में जानी जाती है, भारत में पहुंचती है तो गंडक नदी के रूप में जानी जाती है। इसी नदी में यहाँ लेहने नदी जो है, यहाँ पर एक ग्लेशियर था, वो ग्लेशियर बड़ा सा हिस्सा उसका टूटता है, और ये जब ग्लेशियर टूटा, इस नदी में गिरा, तो फिर ये आगे आकर के सक्रिय स्थान पर फंस गया। सक्रिय स्थान पर ये फंस जाने की वजह से ये धीरे धीरे पानी स्टोर होने लगा, और स्टोर होते होते वो झील बन गया। टेम्पोररी झील बन जाती है अक्सर, है ना, दो पहाड़ियों के बीच में कोई सकरा स्थान है, वहाँ पर अचानक से कोई बड़ा पत्थर आ गया, कुछ आ गया, तो वो पीछे पानी स्टोर होने लगता है, तो वो टेम्पोररी झील हुई। फिर जब वो पत्थर हट गया, अगर तुरंत हट गया, हो सकता है 2 साल में हटे, हो सकता है 4 साल में हटे, हो सकता है कि 20 साल 25 साल में हटे, धीरे धीरे टूट करके, या हो सकता है ना हटे, तो वो तत्कालीन वो झील बन गई। ऐसे यहाँ पर भी बना, बनते बनते पानी बड़ी मात्रा में स्टोर हो गया। लेकिन फिर ये पत्थर जो मलबा इकट्ठा हुआ था, जिसकी वजह से रुकी थी पानी, ये टूट गया, और इसी टूटने की वजह से वो एक साथ जो पानी स्टोर हो रहा था, वो सब एक साथ ही निकल पड़ा, और वो इतना तेजी से आया कि दबाव आगे साथ में जो भी बीच में मलबा मिला, वो सब को इकट्ठा करते हुए, गाद वगैरह सब लेते हुए ये बहना शुरू हो गया। आते समय बीच में जितने भी ब्रिजेस पड़े, जितने भी पुल पड़े, जितने भी घर मकान पड़े, बस्तियां पड़ी, सबको उजाड़ता हुआ चला आया। दुख की बात यह है कि अब ये तिब्बत से निकल करके नेपाल में आया है, नेपाल से यूपी और बिहार में भी ये बहते हुए जाता है, तो इसीलिए यूपी और बिहार को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। अक्सर वैसे भी बारिश के बाद मौसम में नेपाल अपने बांधों का पानी छोड़ता है, उसके बाद बिहार वगैरह में फ्लड देखने को मिलते हैं। ये वहाँ की जो लोग वहाँ रह रहे होंगे बिहार में, यूपी के इन जिलों में, तो वो जानते हैं, यूज टू हो गए हैं कि हर साल भैया थोड़ा मोड़ा बाढ़ आता है। लेकिन वो वाला बाढ़ जो पानी छोड़ने से आता है, वो वाला बाढ़ अलग है, ये वाला बाढ़ अलग है,
ठीक है। पानी छोड़ने से आएगा तो अगेन वही वाली बात जो मैंने आपको बताया कि पानी का जलस्तर बढ़ेगा, थोड़ी बहुत मुसीबत होंगी, रास्ते बंद रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह से कनेक्टिविटी बाधित होगी। लेकिन ये वाला जो है जो गाद के साथ आ रहा है, और अभी वहाँ के जो आपदा प्रबंधन विभाग है उन्होंने कहा है कि ये 3 से 4 मीटर की ऊंची ये फ्लैश फ्लड हो सकती है, फ्लैश फ्लड वेव हो सकती है। तो ये 3 मीटर आप समझो कि ये घर तक को चपेट में ले लेगा, मकान तक को चपेट में ले लेगा। तो इसको देखते हुए यहाँ पर बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग ने 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। बिहार में पश्चिमी चंपारण, बेतिया, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर, इन जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। तो नेपाल के त्रिशूली और गंडक कंटेनमेंट एरिया में जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार के सीएम सम्राट चौधरी से फोन पर बात की है और इनको हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में एनडीआरएफ को संगठित किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इन सबको स्टैंड बाय पर रखा गया है, हाई अलर्ट पर रखा गया है। बिहार के जल संसाधन विभाग ने गंडक बैराज के सभी फाटकों को खोलने और नहरों में पानी प्रवाहित करने का निर्देश भी दे दिया है। मतलब यहाँ पर पानी ऑलरेडी जो भी भरा हुआ है उसको छोड़ा जा रहा है, जिससे अगर वो फ्लड आए तो इसे रोका जा सके उस हिसाब से, ठीक है। गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, बेतिया, इन सब में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। जिला अधिकारियों को निचले जो इलाके हैं, तराई क्षेत्र हैं, उनमें उनको निकालने, इवैक्यूएट करने, कम्युनिटी किचन और राहत बचाव शिविर तैयार करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं जिला अधिकारियों को, जो संबंधित जिले हैं उनके। तो यानी कि पूरी तैयारी, और वो भी ये सब अचानक से हुआ, क्योंकि अभी अचानक से ही वहाँ पर आया, कोई ऐसा नहीं था कि कोई पहले से अनुमान था कि हाँ बहुत तेज़ी से आ रहा है। अचानक से दिन भर में ही ये सब आना शुरू हुआ और आज ही सब हाई अलर्ट पर जारी कर दिया गया। कल तक हो सकता है भारत में भी ये देखने को पहुँचते हुए मिल जाए। उत्तर प्रदेश भी अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में भी देखा जा रहा है इसका असर। महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर में रोहिन और गंडक और अन्य जो सहायक नदियां हैं उनके जलस्तर में लगातार नजर रखी जा रही है, उनका भी जलस्तर बढ़ सकता है। यूपी प्रशासन ने भी नेपाल सीमा से सटे सभी निचले इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। ग्रामीणों को नदियों के पास न जाने की सलाह दी गई है। मेरे भी माध्यम से आप लोग के पास सलाह है, आप लोग के लिए जो भी उस क्षेत्र में रहते हैं, तराई इलाकों में, तराई जिलों में रहते हैं, नदियों के पास ना जाइए। कोशिश कीजिए कि निकलने का भी प्रयास में रहिए, क्योंकि ये जो आ रहा है ना, ये छोटा मोटा नहीं है, ये बड़े लेवल पर आ रही है तबाही, ठीक है ना। तो इसमें 1000 से ज़्यादा लोग, 1000-2000 से ज़्यादा लोग लापता हैं अभी भी। और ये तबाही का मंजर जो है, मतलब आप समझो कि मुझे लगता है 2015 वाला जो भूकंप आया था काठमांडू में, तब जैसी त्रासदी मची थी, उसके बाद की स्थिति ये है। ठीक वैसे ही है जैसे उत्तराखंड में भारत में 2013 में आया हुआ था, है ना। तो वैसे ही त्रासदी कुछ यहाँ पे है। हालांकि वहाँ पर बादल फटा था, यहाँ पर ग्लेशियर टूट करके गिरा है। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर मतलब आप समझो जो बर्फीली चोटी होती हैं, उसी का कोई हिस्सा, जो ग्लेशियर हुआ उसी का कोई छोटा सा हिस्सा टूट करके गिर जाए बर्फ़ का, और वो फिर अचानक से गिरेगा तो फिर वो भी पिघलेगा, ठीक है। तो वो अचानक से पानी का बहाव बढ़ा देता है और फिर तबाही में मचा देता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। जो भी लोग लापता हैं, और हमारी तरफ से भी मतलब कि भगवान से प्रार्थना है वो सब बच जाएं, जल्दी ही इवैक्यूएट कर लिए जाएं। और बाकी जो भी कोई अगर अपडेट आती है, बड़ी अपडेट, मैं पोस्ट के माध्यम से या अन्य माध्यमों से आपको बताऊंगा। एक ज़रूरी बात, आप लोग कमेंट कर रहे थे करंट अफेयर के लिए, तो करंट अफेयर की क्लासेस जो है 1 सितंबर से स्टार्ट की जाएंगी। थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारी चीज़ें हुई, इस वजह से वीडियो नहीं आई। तो 2-3 दिनों में सब कुछ ठीक हुआ है, तो हमने सोचा कि अब नए महीने से स्टार्ट करते हैं, जिससे एक साथ इस महीने को कवर कराने में भी आसानी रहेगी बाद में जब कवर कराया जाएगा तो, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, करंट अफेयर भी आपको मैं कराऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।